अगर कोई दूसरा कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आपका जो कॉलेज था पहले वो आपके पास रहेगा ही रहेगा, वो नहीं जाएगा। लेकिन वो स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं होते हैं जिन्होंने फर्स्ट सेकंड या थर्ड राउंड में एडमिशन लेने के बाद कॉलेज छोड़ दिया या उनको पसंद ही नहीं आया। तो भैया ऐसा नहीं कर सकते हो आप। इनका रूल है कि हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू। आई एम बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल एंड आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि भैया काउंसलिंग में हमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी, उसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाइए। तो आज उसी रिक्वेस्ट को हम लेकर आए हैं आपके सामने एंड आज हम डिस्कस कर रहे होंगे आपकी पूरी काउंसलिंग के प्रोसेस के बारे में कि आखिर आपकी काउंसलिंग में आपको क्या क्या देखने को मिल रहा होगा, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, कहाँ कहाँ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, कहाँ कहाँ आपको पहले से तैयारी रखनी चाहिए। सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। तो अगर आप ICAR 2022 की काउंसलिंग करवाने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। आपको हमारे अनाउंसमेंट के बारे में पता हो जिसमें हम एक जूम कॉल करने वाले हैं 15 तारीख को शाम को 6 बजे से 8 बजे तक। तो अगर आपको उसके बारे में पता है और आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप करना चाहते हैं जिसमें हम आपके सारे डाउट्स क्लियर कर रहे होंगे, काउंसलिंग से रिलेटेड, मेंटरशिप से रिलेटेड, आपके कोर्सेज से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, फीस, प्लेसमेंट, सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस कर रहे होंगे। एंड उस कॉल पर कई सारे सीनियर्स आपके आ रहे होंगे जो कि ICAR के फील्ड से हो रहे होंगे और अलग अलग कोर्सेज वाले होंगे, तो उनसे भी आप अलग अलग क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो आई होप कि वो जूम कॉल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रही होगी। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा गूगल फॉर्म दे रखा है, आप वहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर आपको उसके अलावा भी हमसे काउंसलिंग करवानी है जिसमें हमारा कंप्लीट प्रोग्राम आ रहा होता है, जिसमें ये जूम कॉल आपको फ्री में मिलती है, तो अगर आप चाहें तो उसके थ्रू भी आ सकते हैं, जिसमें हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है जो कि पहले से चलता आ रहा है। तो अगर आप उसमें ज्वाइन करने चाहते हैं, आपको नीड है काउंसलिंग की कि पर्सनल काउंसलिंग ही आपको करवानी है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें दे रखी हैं, कहीं ना कहीं वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होगी। एंड जो स्टूडेंट्स टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किए हैं वो तो ज्वाइन कर ही लेना, क्योंकि हम टेलीग्राम पर छोटी छोटी चीज़ें शेयर करते रहते हैं जो जनरली हम यूट्यूब पर बार बार नहीं बता सकते। तो अगर आप काउंसलिंग करने वाले हो तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपका हेल्पफुल हो सकता है। तो अगर काउंसलिंग की बात करें तो शुरुआत होती है आपके परसेंटाइल स्कोर से। परसेंटाइल के पहले आपका एग्जाम हुआ था, एग्जाम के बाद जस्ट परसेंटाइल दिया था NTA ने, एंड NTA ने परसेंटाइल देकर अपना काम निपटा दिया था। अब बारी आती है ICAR की। अभी तक आपका रैंक कार्ड नहीं आया है, लेकिन 2-3 दिन बाद तक आपका रैंक कार्ड भी आ चुका होगा। एंड रैंक कार्ड के बाद होती है असली प्रोसेस। तो रैंक कार्ड सबसे पहले तो डिसाइड कर देता है कि आपको कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो सारी चीज़ें आपको रैंक कार्ड से पता चल जाती हैं। बाकी जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता चलती हैं तो वो पता कर लें। हमने यूट्यूब पर इतनी सारी वीडियोस बना रखे हैं तो आपको आइडिया हो गया होगा कि भैया कितनी रैंक पर कौन सा कॉलेज मिल रहा होगा। तो रैंक कार्ड आने के बाद अप्रॉक्स 10 दिन बाद आपकी काउंसलिंग शुरू होती है। काउंसलिंग से पहले आपके रजिस्ट्रेशन होते हैं। जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज चाहिए हैं ICAR के थ्रू, तो उनको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। मतलब आपको बिना रजिस्ट्रेशन के काउंसलिंग में एंट्री नहीं दी जाएगी। पिछली बार बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ था कि उनको काउंसलिंग तो करनी थी लेकिन रजिस्ट्रेशन का पता नहीं चला, तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं। एंड जब काउंसलिंग शुरू होने लगी एंड उसके बाद हमारे पास इनके मैसेजेस आते हैं कि भैया हमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, हम कैसे पार्टिसिपेट करें। तो देखो वो पॉसिबल नहीं है। फिर तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपको पता नहीं चलता तो आप शायद काउंसलिंग से बाहर हो सकते हैं। इसलिए रजिस्ट्रेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि जब भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन आएगी हम आपसे ज़रूर शेयर कर रहे होंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है काउंसलिंग से पहले आपका रजिस्ट्रेशन करना। जब आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद आती है आपकी चॉइस फिलिंग, जिसमें आपको कॉलेजेस के नाम भरने होते हैं। एंड दिस इज द मेन थिंग ऑफ योर कंप्लीट काउंसलिंग। इसलिए कहते हैं कि भैया ये चीज़ तो ऐसी है कि अगर आपने इसमें थोड़ी सी भी गलती की शायद आपके पूरे 4 साल खराब हो सकते हैं। बहुत बार होता है ऐसा कि स्टूडेंट्स बाद में मैसेजेस करते हैं मुझे कि भैया मैंने जो कॉलेज लिया है वो मुझे पसंद ही नहीं आ रहा है, तो क्या हम इंटर कॉलेज चेंज कर सकते हैं, क्या एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जा सकते हैं। तो ऑब्वियसली इसका आंसर है नहीं, आप एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में नहीं जा सकते हो। इसलिए आपको जो भी ध्यान देना है अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि भैया हमें मेंटरशिप की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ काउंसलिंग की ज़रूरत है, हमें आपसे सिर्फ चॉइस लिस्ट बनवानी है, आप बस हमारे लिए एक बेहतर से बेहतर चॉइस लिस्ट बना दीजिए। तो उसके लिए भी हमने एक उपाय निकाला है। आप अगर हमारा गूगल फॉर्म देखेंगे जिसमें हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा था, उसको खोल कर देखेंगे तो एक पोर्शन अलग से हमने आपके लिए सिर्फ काउंसलिंग के लिए भी बनाया हुआ है, जिसके बारे में सारी डिटेल्स हमने उसी में गूगल फॉर्म में लिख रखी है। तो अगर आपको सिर्फ काउंसलिंग करवानी है तो वो भी हो रही होगी, तो उसके बारे में भी आप
गूगल फॉर्म में देख सकते हैं, नीचे लिंक दे रखी हो। एंड जब आप कॉलेज की चॉइस फिलिंग कर देते हैं तब आता है आपका लॉक का ऑप्शन। वैसे तो पिछली बार भी लॉक का ऑप्शन नहीं था, लॉक अपने आप हो जाती है अगर आप सेव करते हो। एंड सेव करने के बाद आप उसे चेंज भी कर सकते हो तब तक जब तक काउंसलिंग शुरू ना हो गई हो। कॉलेजेस के नंबर्स को चेंज करने की भी एक डेट होती है, उस डेट के बाद आप उनको चेंज नहीं कर सकते हो। उस टाइम भी इसलिए बहुत ध्यान से कहते हैं कि भाई कॉलेजेस में कोई गलती ना हो, इसलिए बहुत ध्यान से कॉलेज की चॉइस फिलिंग करना। हम अपने प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम उसी चीज़ को देते हैं कि आपकी जो कॉलेज की चॉइस फिलिंग बने वो सबसे बेस्ट हो, ताकि आपको एक बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल सके। एंड दूसरी बात आती है, जब आप चॉइस फिलिंग भर देते हो, आप लॉक कर देते हो, आपकी डेट निकल जाती है एंड फिर आता है आपके फर्स्ट काउंसलिंग का रिजल्ट। तो फर्स्ट काउंसलिंग की कट ऑफ ऑब्वियसली बहुत हाई जा रही होती है। तो जिनके मार्क्स थोड़े कम होते हैं या जिनकी रैंक थोड़ी कम होती है तो उनको थोड़ा दुख होता है कि भैया फर्स्ट काउंसलिंग में तो कॉलेज नहीं मिला, तो क्या सेकंड में मिलेगा या थर्ड में मिलेगा। तो फर्स्ट और सेकंड राउंड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है कट ऑफ में, तो चिंता नहीं करना। ऑब्वियसली फर्स्ट राउंड में 2 से 3 हज़ार तक की कट ऑफ जाती है बीएससी एग्रीकल्चर की, देन सेकंड में जाती है 5 से 6 हज़ार और थर्ड में जा रही होती है 6 से 7.5 तक। मतलब इतने तक आपको बीएससी एग्रीकल्चर मिल जाती है। इस पर मैंने पहले भी डिटेल वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उनको रेफर जरूर कर लेना, उनसे भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा होगा। फर्स्ट काउंसलिंग के बाद आपका आता है सेकंड काउंसलिंग का रिजल्ट, थर्ड काउंसलिंग का रिजल्ट एंड इस बीच होता है आपका अपग्रेडेशन और आपकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन। तो जब आपको कॉलेज मिल जाता है, मान लीजिए कि आपको फर्स्ट काउंसलिंग में कोई ऐसा कॉलेज मिल गया जो आपको नहीं चाहिए लेकिन अब मिल गया तो मिल गया, अब आपके पास क्या क्या ऑप्शन होंगे। तो वहाँ बारी आती है अपग्रेडेशन की। अभी 2 साल तक क्या हो रहा था कि आपके जो डॉक्यूमेंट थे वो ऑनलाइन ही वेरीफाई हो रहे थे, बट शायद इस साल भी ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन हो। लेकिन अगर ऑफलाइन का ऑप्शन होता है तो आपको यूनिवर्सिटी में वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। दूसरी बात आती है कि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कैसे करवाने हैं। अगर ऑनलाइन होता है तो आपको अपलोड करने हैं उस साइट पर जो कि आपको यूनिवर्सिटी मिली है, वो ऑप्शन दे रहे होंगे, वहाँ आपको अपलोड करने होंगे डॉक्यूमेंट्स को, और फिर आपकी यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रही होगी। फिर बात आती है कि अगर आपको अपग्रेड करना है तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद ही आपको अपग्रेड करने का ऑप्शन मिलेगा। एंड अपग्रेड करने से पहले आपको 10,000 कॉशन मनी भी भरनी पड़ती है। ये हमने भी भरी थी, हमारे जूनियर्स ने भी भरी थी, आपको भी भरनी पड़ेगी। अगर आपको कॉलेज मिलता है तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होंगे, आपको अपनी 10,000 की फीस देनी होगी, तब उसके बाद आपका अपग्रेडेशन हो रहा होगा। अपग्रेडेशन में क्या होता है कि आपके पास जो कॉलेज रहता है वो तो रहता ही रहता है, अगर उससे बेटर आपको मिल सकता है जो कि आपने ऊपर भर रखे होते हैं तो उन कॉलेजेस में मिल जाएगा तो अच्छी बात है। सेकंड राउंड में अगर कोई दूसरा कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आपका जो कॉलेज था पहले वो आपके पास रहेगा ही रहेगा, वो नहीं जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे कि भैया जो हमें पहले मिला था क्या वो हट जाएगा? नहीं, वो तो कॉलेज आपका रहेगा ही रहेगा अगर आपको सेकंड राउंड में कोई दूसरा कॉलेज नहीं मिलता है। अगर सेकंड राउंड में आपको दूसरा कोई कॉलेज मिल जाता है तो आपको जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था वो खत्म हो जाएगा, उस पर आपका कोई हक नहीं रहेगा। फिर बात आती है कि भैया हमारा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले वाले कॉलेज ने किया था तो सेकंड वाला क्या करेगा? तो भैया वो यूनिवर्सिटी बाय यूनिवर्सिटी का अपना मामला है, वो आपको मतलब नहीं है उससे। वो ट्रांसफ़र कर देते हैं आपके सर्टिफिकेट्स एंड आपके दूसरे राउंड में जो यूनिवर्सिटी मिली है फिर वो वेरीफाई करते हैं। अगर आपको दूसरे राउंड में भी पसंद नहीं आई यूनिवर्सिटी तो आप थर्ड राउंड के लिए अपग्रेड कर सकते हैं। फिर आपको ना तो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने की जरूरत होती है सेकंड राउंड के बाद, ना आपको पैसे देने हैं दोबारा, कुछ नहीं देना है। सेकंड राउंड के बाद आप डायरेक्ट अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन आपको जो थर्ड राउंड में मिलेगा वही आपका फाइनल होगा। यानी कि अगर सेकंड राउंड के बाद आपको थर्ड राउंड में कोई भी कॉलेज नहीं मिलता है तो आपका सेकंड राउंड वाला कॉलेज फाइनल होगा। अगर आपको थर्ड राउंड में कोई कॉलेज मिलता है तो जो भी थर्ड राउंड में कॉलेज मिलेगा वो आपका कॉलेज फाइनल हो रहा होगा एंड वही आपको लेना पड़ेगा, चाहे कॉलेज कितना भी बेकार हो, चाहे आप उसमें एडमिशन लो या ना लो, आपको वो एडमिशन लेना ही होगा। एंड यहाँ सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है मोप अप राउंड में उन स्टूडेंट्स के लिए कि जो स्टूडेंट्स कॉलेज छोड़ देते हैं बीच में वो एलिजिबल नहीं होते हैं मोप अप राउंड के लिए। ये बात बहुत ध्यान रखना कि जो स्टूडेंट्स बीच में कॉलेज छोड़ रहे होते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद वो एलिजिबल नहीं होते हैं मोप अप राउंड के लिए। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। अगर आपको लगता है कि मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए तो भैया डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई मत करवाना, सीधा छोड़ देना। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, इनके कुछ कंडीशंस हैं मोप अप राउंड की भी कि मोप अप राउंड में सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं होते हैं। मोप अप राउंड में वही स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं जिनको कॉलेज नहीं मिला होता है, या वो स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम होती है और रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो वो स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं होते हैं जिन्होंने फर्स्ट सेकंड या थर्ड राउंड में एडमिशन लेने के बाद कॉलेज छोड़ दिया या उनको पसंद ही नहीं आया। तो भैया ऐसा नहीं कर सकते हो आप। इनका रूल है कि क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप एक पूरी सीट को ख़त्म कर देते हो, स्टूडेंट्स उसमें पहले आ जाता है तो बाद में वो सीट किसी को अलॉट नहीं हो पाती है तो उनकी सीट बेकार जाती है। इसलिए ऐसा ना हो तो इनका ये रूल है कि आप
किसी भी काउंसलिंग के बीच में कॉलेज छोड़ नहीं सकते। अगर आपने छोड़ा तो आप मोपअप में एलिजिबल नहीं हो रहे होते हो। जब आपके पूरे 3 राउंड हो जाते हैं उसके बाद आती है आपकी मोपअप राउंड। मोपअप राउंड में सारे नए फ्रेश चॉइसेस आपको भरने को दी जाती हैं। सारे नए नए कॉलेज आप भर सकते हो, जो भी ये भरो अपने हिसाब से नई चॉइसेस आपकी भरी जाती हैं। मोपअप राउंड में वो स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में नहीं पार्टिसिपेट कर पाए, एंड वो स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में नहीं मिला। उनका तो वैसे डायरेक्टली पार्टिसिपेशन हो जाता है, उनको अलग से कोई फीस नहीं देनी पड़ती। लेकिन जो स्टूडेंट्स पहली बार मोपअप में रजिस्टर करते हैं उनको फीस देनी पड़ती है। 500 रुपये इसकी फीस होती है, तो वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। एंड जो स्टूडेंट्स पहले 500 रुपये दे चुके हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, उनको दोबारा 500 रुपये नहीं देने पड़ते हैं। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। बाकी डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, उनके बारे में आप देख लेना। तो मोपअप राउंड एक बार ही होता है, एक ही राउंड होता है, इसमें 1 2 3 कुछ राउंड नहीं होते हैं। फाइनली मोपअप राउंड में आपको जो मिला वरना जैसे ये राउंड, फिर उसके बाद कोई काउंसलिंग नहीं होती है। बाकी कॉलेज लेवल पर काउंसलिंग हो रही होती है, लेकिन सारे कॉलेजेस काउंसलिंग नहीं करवाते हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे कॉलेजेस की सीट्स खाली छूटती हैं, ऑब्वियसली छूटती हैं, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस कॉलेज लेवल काउंसलिंग करवाते हैं या बहुत सारे कॉलेजेस खाली सीट छोड़ देते हैं अपने हिसाब से। तो जैसे एनडीआरआई करनाल है, ये हमेशा अपनी कॉलेज लेवल की काउंसलिंग करवाता है, तो काफ़ी देर में करवाता है, लेकिन हाँ करवाता ज़रूर है। तो ये बात ध्यान रखना कि अगर आपको कॉलेज लेवल काउंसलिंग के बारे में जानना है तो आपको हर कॉलेज की वेबसाइट पर देखते रहना होगा। ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है आईसीआर के थ्रू, या आईसीआर का कोई भी रिश्ता नहीं होता है आपकी कॉलेज लेवल काउंसलिंग से। तो फाइनली जो आईसीआर की काउंसलिंग होती है वो सिर्फ मोपअप राउंड तक होती है, लेकिन कॉलेज लेवल काउंसलिंग आपकी यूनिवर्सिटी बाई यूनिवर्सिटी करवाती हैं, और इसमें सारी यूनिवर्सिटीज़ नहीं करवाती हैं। 2-3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वही करवा रही होती हैं, बाकी स्टेट की कोई यूनिवर्सिटी आपकी कॉलेज लेवल काउंसलिंग नहीं करवाती है। तो ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है। बाकी अगर जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि उनको एनी हाउ कॉलेज चाहिए तो भैया वो मोपअप राउंड के बाद कॉलेज लेवल काउंसलिंग का भी इंतजार कर सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि हम ड्रॉप ले सकते हैं, बाकी नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर सकते हैं, तो आप उसके लिए भी जा सकते हो। तो इस तरीके से आपकी काउंसलिंग खत्म हो रही होती है। काउंसलिंग के बाद आपके कॉलेजेस में एडमिशन्स होते हैं। वैसे तो फर्स्ट राउंड के बाद जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज मिल जाते हैं उनके डायरेक्ट एडमिशन हो जाते हैं कॉलेजेस में, एंड उनकी क्लासेस भी शुरू हो जाती हैं। मतलब वो इंतजार नहीं करते कि पहले आप सारे लोग आ जाओ फिर आपकी क्लासेस शुरू कर रहे होंगे, तो नहीं। फर्स्ट राउंड में जितने स्टूडेंट्स के एडमिशन्स हुए उन्हीं स्टूडेंट्स से पढ़ाई शुरू हो जाती है, उनका सेमेस्टर शुरू हो जाता है। एंड जो सेकंड राउंड में आते हैं वो भी आते जाते हैं, थर्ड राउंड में आते हैं वो भी आते जाते हैं। मतलब आपका कॉलेज आपका इंतजार नहीं करेगा कि अच्छा आप थर्ड राउंड में आते हैं तो हम आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, आप जब आ जाओगे उसके बाद हम पढ़ा रहे होंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपकी जो क्लासेस हैं फर्स्ट राउंड के बाद से ही शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आईसीआर नहीं चाहता कि आपका लेट सेमेस्टर शुरू हो। एंड अगर लेट सेमेस्टर ये शुरू हुआ तो ऐसे लेट करते आपकी डिग्री भी लेट हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए आपके जो भी क्लासेस हैं वो फर्स्ट राउंड के बाद ही शुरू हो जाएंगे, तो आप उसके हिसाब से अपने आप को तैयार रखिए। एंड इस तरीके से आपकी काउंसलिंग खत्म होती है। अगर किसी को डाउट हो काउंसलिंग से रिलेटेड तो ऑब्वियसली हम हैं ही, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। इंस्टाग्राम की आईडी हमने आपको दे रखी है, हमारे व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, कहीं भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप कि हम आपकी हेल्प करेंगे। एंड दैट्स ऑल यार, बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में, तब तक लिए चलते हैं, बाय, टेक केयर।